नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में अपन ने परमाणु के सामान्य मूल कणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि परमाणु के सामान्य मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथ ही मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कण है। पूरी केमिस्ट्री इस इलेक्ट्रॉन पर ही टिकी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं खोज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। दोस्तों, कब की? 1897 में। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई। तो दोस्तों, याद रखना, क्लियर रख लेना बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और कब की? 1897 में। दोस्तों, आपके डाउट होता है कि सर 1897 में की या 1898 में की। दोस्तों, राइट आंसर है 1897 विथ डाटा एनसीईआरटी। दोस्तों, अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किस किरणों से हुई है? कैथोड किरणों से। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन किरणों से हुई है। और दोस्तों, आपको डाउट भी होता है कि एक तो होती है कैथोड किरण और एक होती है केनाल किरण। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई है, न कि केनाल किरणों से। दोस्तों, केनाल किरणों को एनोड किरण भी कहते हैं, जो प्रोटॉन की खोज से संबंधित है। दोस्तों, इन दोनों किरणों पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो अपन ने अभी तक 3 बात की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किस किरणों से हुई है दोस्तों? कैथोड किरण से। दोस्तों, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और डिटेल से अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों माइकल फैराडे। क्या नाम था दोस्तों? माइकल फैराडे। दोस्तों, ये लगभग 1829-30 के अंदर पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे कि पदार्थों के अंदर धारा का प्रवाह या चालन किसके कारण होता है। तो दोस्तों, ये वही फैराडे हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी। और दोस्तों, ये वही फैराडे हैं जिन्होंने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। किसके नियम दिए थे दोस्तों? विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोस्तों किसने दिए थे? फैराडे ने दिए थे। तो दोस्तों, ये जो प्रयोग कर रहे थे उस प्रयोग से इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज निकाल ली। विद्युत अपघटन का भी बारे में डिस्कस किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी जिस प्रयोग से हुई है उसकी शुरुआत अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो माइकल फैराडे ने ही स्टार्ट की थी। उसके बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 3 वैज्ञानिक आए। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए और वो टाइम था 1869 से लेकर 1875 का। इस टाइम में बहुत ज्यादा प्रयोग हुए इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। हालांकि ऐसे पता नहीं था कहां इलेक्ट्रॉन की खोज करने जा रहे हैं, लेकिन माइकल फैराडे के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 3 साइंटिस्ट हुए। एक का नाम था दोस्तों जूलियर पल्कर। एक का नाम था दोस्तों जूलियर पल्कर। एक का नाम था दोस्तों जोहन हिटोर्प बोल दो या हिटार्प बोल दो। एक ही साइंटिस्ट है, इन्होंने रसायन विज्ञान के अंदर विद्युत अपघटन से संबंधित एक संख्या भी दी थी, नाम है हिटार्प संख्या। और दोस्तों, इन दोनों ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। और आगे कैसे बढ़ाया? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कांच की एक निर्वात नलिका ली जो आपको दिख रही है। उस निर्वात नलिका के अंदर 2 सीलबंद इलेक्ट्रोड थे। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव था जिसे क्या नाम दिया गया? कैथोड। और एक इलेक्ट्रोड दोस्तों पॉजिटिव था जिसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? एनोड। दोस्तों, जो
अपने पास कैथोड और एनोड था, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो एक हाई वोल्टेज की बैटरी से किया गया। किससे किया गया दोस्तों? हाई वोल्टेज की बैटरी से किया गया। इसका वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज था, उससे भी ज्यादा था, लेकिन लगभग कम से कम 10,000 वोल्टेज था इसका। और इस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई थी, गैस एट लो प्रेशर, बहुत ही कम दाब पर गैस भरी हुई थी दोस्तों। लगभग गैस उसका दाब था 10⁻⁴ ATM। इस प्रयोग को दोहराया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें गुजर रही हैं, कुछ किरणें, और दोस्तों उन किरणों का क्या कहते हैं अपन? कैथोड किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? कैथोड किरण। लेकिन इन्होंने ये बात बताई कि कैथोड से ये किरणें गुजर रही, इन्हें कैथोड किरण कहते हैं, और ये कैथोड किरणें परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणुओं से। जबकि दोस्तों आगे जाकर के जे थॉमसन ने इस पूरी बहस को खत्म किया था। कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने इंपॉर्टेंट बात है ये क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि ये जो किरणें है ना, ये परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती है? परमाणुओं से, जो इस कैथोड के पदार्थ पर डिपेंड कर रही हैं, कैथोड के पदार्थ पर डिपेंड कर रही है, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद में जस्ट इसी के इन्हीं को प्रयोग को किसने दोहराया? एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था विलियम कुक्स। विलियम कुक्स ने क्या किया इस प्रयोग के अंदर, या निर्वात कांच की जो नलिका थी, इस नलिका के अंदर जितनी भी गैस थी इसको वैक्यूम किया। पहले तो उन्होंने निर्वातित कर दिया। क्या किया दोस्तों? निर्वातित किया उन्होंने। निर्वात पंप द्वारा इसके अंदर जितनी भी जो हवा भरी हुई थी उसको क्या किया? निर्वात पंप के द्वारा दोस्तों क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। ये अपने पास क्या है दोस्तों? निर्वात पंप। अब उन्होंने देखा कि ये जो कण है ये कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? कैथोड किरण। क्या नाम दिया दोस्तों? कैथोड किरण। और क्या कहा कि ये कैथोड किरण कैसी है? ऋणावेशित है। कैसी है? ऋणावेशित। अब वो बात अपन भी कह सकते हैं, अपन भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कैथोड किरण ऋणावेशित है तभी तो ये पॉजिटिव की ओर क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। और उन्होंने क्या किया? एक प्लेट लगाई, धनावेशित प्लेट लगाई, तो जैसे धनावेशित प्लेट लगाई तो ये किरणें हैं वो इसके साइड में मुड़ गई। किसके साइड में मुड़ गई? धनावेशित के साइड में। तो एक बात, धनावेश के पास में जा रही है, इसका मतलब खुद कैसी है? ऋणावेशित है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अरे यहाँ पर धनावेशित है, इसका मतलब इसको आकर्षित कौन कर रहा है? आकर्षित करने वाला इसके विपरीत है, तो ये धनावेशित है, तो वो कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। तो कैथोड किरणें कैसी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। लेकिन इसका प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्योंकि इन्होंने भी वही बात कही कि ये परमाणु होते हैं, लेकिन इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं 1887 के अंदर 3 वैज्ञानिक हुए। एक का नाम था दोस्तों हर्ट्ज, एक का नाम था दोस्तों लेनार्ड, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एक का नाम था दोस्तों हाल्वास। इन्होंने भी यही प्रयोग दोहराया था, लेकिन इन्होंने तीनों ने भी एक ही बात कही कि ये कैथोड किरण है जो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऋणावेशित कणों से उन्होंने और ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त की, बस ये कहा कि हाँ ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कण है जो एनोड की ओर गमन कर रही हैं। हालांकि इन्होंने आगे और कोई अध्ययन नहीं किया। उसके बाद में दोस्तों इस सारी बहस को, ये 1887 की बात है, उसके 10 साल बाद 1897 में जे थॉमसन ने इस प्रयोग को दोहराया। और जे थॉमसन ने पहले तो क्या किया, ये देखा कि यार ये कणी है क्या, तो उन्होंने क्या किया कि इसके किनारे जो एनोड के पीछे उन्होंने किसका लेप कर दिया दोस्तों? जिंक सल्फाइड का। ये जिंक सल्फाइड एक पदार्थ होता है जो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, ये एनोड है ना इसको छिद्रित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? छिद्रित करने का क्या प्रॉफिट, क्या देखना चाहते थे कि किरणें जब एनोड के बीच में से जब जा रही हैं और जैसे ये जिंक सल्फाइड पर गिर रही हैं तो स्फुरदीप्ति चमक उत्पन्न कर रही है। और ये चमक वैसे उत्पन्न कर रही है जिस प्रकार से अपन टेलीविजन को ऑन करते हैं तब वो रंगीन झिरियां आती है ना, उसी प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। थॉमसन ने इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें हैं वो कुछ ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, और इन ऋणावेशित कण
ये जो ऋणावेशित कण है ना, ये परमाणु नहीं है, बल्कि कुछ परमाणु के ही कुछ अंदर सूक्ष्म कण हैं, और उन कणों को नाम क्या दिया गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन दिया गया। और थॉमसन ने ये भी बताया कि जो ये कण हैं वो ना ही तो इसके अंदर जो गैस भरी है उस पर डिपेंड, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, और ना ही ये इस कैथोड जिस पदार्थ का बना है ना ही उस पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ये जो कण है वो सभी प्रकार के पदार्थों में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल करके जे थॉमसन ने और कहा कि इन कणों का द्रव्यमान भी बहुत कम होता है, वो एक बात बताई जो कैथोड किरणों की बात होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जे थॉमसन ने किसकी खोज की दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की। तो दोस्तों, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो क्या बात बताओगे? जे थॉमसन ने कब की? 1897 में। नाम किसने दिया? स्टोनी ने। कौन सी किरणों से खोज की? कैथोड किरणों से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कैथोड किरणों की दोस्तों, कैथोड किरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? श्रेय दिया जाता है विलियम कुक्स को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैथोड किरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, या कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो दोस्तों, आप क्या बताओगे? विलियम कुक्स ने की है। किसने की है दोस्तों? विलियम कुक्स ने। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? ऋणावेशित होती है। कैसी होती है? ऋणावेशित। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन में क्या दिया गया कि कैथोड किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, नील्स बोर ने, या फिर विलियम कुक्स ने? तो इसमें आंसर की भी क्या माना गया था? विलियम कुक्स ने ही। अब दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि -1.6 × 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलाम। ये तो होता है दोस्तों किसमें? कूलाम में। अगर मैं बात करूं ESU में, किसमें बात करूं? ESU में। तो दोस्तों, ESU क्या होता है? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU यह भी आवेश की मात्रक ही है, ESU। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में अधिकांश से क्या काम में लेते हैं? ESU। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। और अगर मैं ESU में बात करूं तो कितना होगा दोस्तों? -4.8 × 10 की पावर -10 ESU। बात कहोगे सर ये कैसे आया ESU? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक कूलाम में कितनी ESU होते हैं? 3 × 10 की पावर 9 ESU। ये कितने कूलाम में होते हैं? एक कूलाम में। अगर मैं 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम की अगर मैं बात करूं तो इसको -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो ये माइनस तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 16 × 3 = 48, 4.8, 10 की पावर 9 प्लस में, 19 माइनस में, तो 10 की पावर क्या जाएगी दोस्तों? -10 ESU। दोस्तों, यही तो है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ESU में बात करें तो -4.8 × 10 की पावर -8 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद में बात करूं दोस्तों, अगर मैं प्रोटॉन के सापेक्ष बात करूं, किसके सापेक्ष? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के सापेक्ष अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो कितना होता है? -1। कैसे होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान, लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं? विपरीत। मतलब अरे, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 × 10 की पावर क्या होता है? -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस का। तो ये तो डाटा सेम है ही। अगर मैं इसे कहूं प्रोटॉन पर प्लस का 1 है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो इनके सापेक्ष क्या होगा? -1 होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आवेश की गणना करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो गणना है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट मिलिकन। इन रॉबर्ट मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी दोस्तों? गणना की थी और एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का दोस्तों नाम है तेल बूंद प्रयोग। बहुत फेमस प्रयोग था। इस प्रयोग मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करने के लिए रॉबर्ट मिलिकन को क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनके द्वारा किया गया प्रयोग था तेल बूंद प्रयोग। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की? तो दोस्तों, क्या बताओगे? रॉबर्ट मिलिकन ने। किस प्रयोग द्वारा की? तो आप क्या बताओगे? तेल बूंद प्रयोग द्वारा। उसके बाद में आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान। क्या आता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा।
1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरे को ये बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 मोल में प्रोटॉन कितने हैं, तो आपको आंख बंद करके क्या बताना है 6.02 × 10⁻23। दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं Na। का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर, ए का मतलब है आओगाद्रो। आओगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है, न कि आओगाद्रो। ठीक है दोस्तों, तो आओगाद्रो एक संख्या है और ये संख्या क्या होती है 6.02 × 10⁻23। तो याद रखना दोस्तों, एक बात बताओ, परमाणु इतना सूक्ष्मतम कण है कि अपन आंख से नहीं देख सकते, तो उसके अंदर ये काउंट कर सकते हैं क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, इसलिए ये संख्या मानी गई है। ठीक है, और मानने के पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पर तो दोस्तों 23 है ना, 23 तो यहाँ पर क्या है डेट है, 10 क्या है दोस्तों यहाँ पर मंथ है, मंथ महीना, और दोस्तों ये क्या है टाइमिंग। दोस्तों क्या हुआ, आओगाद्रो और उसके सहयोगी ने 23 और 10वां महीना 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे एक कमेटी के रूप में बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि यार अपन को कोई एक ऐसी संख्या माननी है जिससे अपन ये कैलकुलेशन कर सके किसी पदार्थ में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये होते हैं, इसलिए ये संख्या मानी गई उस तारीख के आधार पर। इसलिए दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर मोल दिवस मनाया जाता है, और वो मोल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखना कब मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और उस मोल दिवस मनाने के पीछे लॉजिक क्या है, ये आओगाद्रो संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये लॉजिक है जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों याद रखना इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, तो मेरे को एक बात बताओ 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.02 × 10⁻23। दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एग्जिट वैल्यू क्या आएगी 96,368 कूलम, लेकिन लगभग में कितनी होती है 96,500। ये अपन क्या करते हैं दोस्तों यूज करते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों 1 फैराडे। क्या कहते हैं दोस्तों 1 फैराडे। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मापन किसने किया था, फैराडे ने किया था, इसलिए अब इस संख्या को अपन क्या कहते हैं 1 फैराडे। याद रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों 1 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम। दोस्तों ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों क्या होता है फैराडे। क्या है दोस्तों फैराडे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जिट वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या देगा 96,500। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे 1 फैराडे। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। दोस्तों किलोग्राम में कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर ग्राम में बात की जाए तो 9.1 × 10 के बाद दोस्तों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻3। तो 10⁻3 किस में है प्लस में, ये किस में है माइनस में, तो अपने पास माइनस का क्या बच जाएगा 28 ग्राम। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि अपन उसको किलोग्राम या ग्राम में नहीं माप सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापने के लिए या परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एएमयू का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एएमयू। इसको आजकल अपन क्या कहते हैं यू का मतलब क्या है दोस्तों यूनिफाइड। क्या है दोस्तों यूनिफाइड। एएमयू की दोस्तों फुल फॉर्म होती है अपने पास क्या एटॉमिक मास यूनिट। क्या है वो दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का या परमाणु का द्रव्यमान किस में मापते हैं, तो क्या याद रखना एएमयू का। इसके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का एएमयू में द्रव्यमान कितना होता है 5.4 × 10⁻⁴। ये इलेक्ट्रॉन का किस में द्रव्यमान होता है दोस्तों एएमयू में। आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं याद रखना है, फिर भी इतनी सी बात याद रखनी है कि जो परमाणु या उसके मूल कणों का जो द्रव्यमान मुख्यतः किस में मापा जाता है, तो याद रखना दोस्तों किसमें एएमयू में। दोस्तों अगर मैं बात करूं परमाणु के 3 मूल कण हैं, उन तीनों मूल कणों में दोस्तों सबसे हल्का मूल कण कौन सा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों सबसे कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे ज्यादा होता है, और दोस्तों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना, परमाणु के 3 मूल कणों में सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कण कौन सा है दोस्तों? न्यूट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है दोस्तों? 1/1837वां भाग होता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है? 1/1837। दोस्तों अगर काफी बार ऐसा होता है एग्जाम में, मैंने देखा है कि 1/1837 ने मिलकर 1/1836 भी दे सकता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही कम होता है। और ये भी दे सकता है, अगर 1/1837 ऑप्शन में नहीं है, 1/1836 भी नहीं है, तो काफी बार ऑप्शन में ये भी दे सकता है 1/2000। क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, कैसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, अगर मैं वज्र गुणा करूं तो ये लिख सकता हूं ना मैं कि Me इंटू 1837 इक्वल mH। मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? 1837। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? 1837। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है? 1/1837। दोस्तों 1837 एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दे रखी है 9th क्लास में कि हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना भारी है। तो दोस्तों इसमें कोई ज्यादा डाउट होने वाली बात नहीं है, वो आपको डाटा देगा या 1837 या 2000 गुना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे पहले खोजा गया मूल कण कौन सा है दोस्तों? तो क्या बात बताओगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले खोजा गया क्या है दोस्तों? मूल कण है। उसके बाद में दोस्तों मैं अगर बात करूं, आइंस्टीन का एक सिद्धांत है जिसे आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षिकतावाद का सिद्धांत। दोस्तों आइंस्टीन ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी। एक तो थी सापेक्षिकता का सिद्धांत, एक था E बराबर mc² समीकरण, और एक दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की थी? व्याख्या की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, न कि E बराबर mc², न कि सापेक्षिकता का सिद्धांत। बहुत बड़ी थ्योरी थी, शुरू में तो किसी के समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आई ये थ्योरी क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अगर गतिशील इलेक्ट्रॉन है तो उस गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का ज्ञात करने के लिए अपने पास दोस्तों क्या है? ये सूत्र। ये गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m0 क्या है? विराम अवस्था में द्रव्यमान, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, और c क्या है दोस्तों? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट है, अगर v बराबर क्या हो जाए दोस्तों? c, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो किसके बराबर हो जाए? प्रकाश के वेग के। तो यहाँ पर रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, तो c² कैंसिल, मतलब सॉरी, एक में एक गया तो कितना हो गया? 0 का रूट 0, अगर भाग देंगे तो दोस्तों क्या जाएगा? इन्फिनेटिव। तो याद रखना दोस्तों, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? अनंत। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? अनंत। क्या बताओगे दोस्तों? अनंत। तो ये बात अच्छी तरीके से समझना कि प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है? अनंत होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।